तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज से आईपीएल की शुरुआत, तो 2 महीने अच्छे से गुजरेंगे और कहानी का सिलसिला भी लेकिन जारी रहेगा। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक अजीब रहस्यमय कहानी थी और इस कहानी के साथ कानून और पुलिस ने जो किया सो किया। कई बार कहते हैं कि ऊपर वाले भी कुछ और सोचता है और वो कुछ और करता है। 2 प्यार करने वालों की कहानी है ये। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर शादी करना चाहते थे। शादी के बीच में बहुत सारी अड़चनें थी, लेकिन फिर भी दोनों शादी करना चाहते थे। और इसी सारी कश्मकश के बीच ये कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है और फिर क्या अंजाम होता है, ये उसकी कहानी है। बात पानीपत की है, बहुत ही मशहूर जगह है। और इसी पानीपत में 5 सितंबर की शाम एक लाश मिलती है। पानीपत में एक जीटी रोड के पास गौशाला मंदिर है, उसी मंदिर के प्रांगण में एक जली हुई लाश थी। और अजीब बात यह थी कि लाश पूरी नहीं जली थी, सिर्फ उसका चेहरा जला हुआ था। और उससे भी ये बात बड़ी थी कि एक तरफ चेहरा जलाकर उसकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई थी ताकि पहचाने ना जा सके, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लाश के इर्द गिर्द कुछ सामान भी पड़े थे। किसी शख्स ने पुलिस को इस लाश के बारे में जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भेज दिया। अब आसपास की जगहों की उसने निगरानी की, तलाशी ली। पुलिस को मौके से कुछ चीजें मिली। एक मोबाइल मिला, आधार कार्ड मिला, एक कॉलेज का आईडी कार्ड मिला। ये जो कॉलेज था ये वहीं पानीपत का एक कॉलेज है, आर्या कॉलेज। और इस आइडेंटिटी कार्ड पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था ज्योति। बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी ज्योति। अब कॉलेज का नाम, आधार कार्ड, आईडी, एक मोबाइल, ये इतनी सारी चीजें काफी थी कम से कम ये अंदाजा लगाने के लिए कि शायद जिसकी लाश है उसका नाम ज्योति है। फिर भी पुलिस कंफर्म होना चाहती थी। पुलिस ने ज्योति के घर वालों को खबर दी और उनको ये सारी चीजें दिखाई। उनका रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि बेटी शाम को कॉलेज से घर आना था, वो वाकई पहुंची नहीं थी, गुम थी। और इधर पुलिस कह रही है कि एक लाश मिली और ये ज्योति की लाश है। अब पुलिस वालों को लाश का जो चेहरा है वो घर वालों को दिखाना था, उन्होंने दिखाया। हालांकि चेहरा लगभग जला दिया गया था, लेकिन कपड़ों से और बाकी चीजों से घर वालों ने ये कहा कि उनकी बेटी ज्योति की लाश। पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन पुलिस ने ये लाश ज्योति के घर वालों को सौंप दी। रोते बिलखते पूरे परिवार ने ज्योति का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इसी बीच इसी कहानी में एक दूसरी कहानी शुरू होती है और ये कहानी भी इत्तेफाक से 5 सितंबर को ही शुरू होती है। पानीपत के ही इसी आर्या कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम सिमरन है और वो भी बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट है, वो गायब है। अब इधर ज्योति की लाश मिली, सिमरन गायब है। सिमरन के घर वाले परेशान। वो रात तक जब घर नहीं पहुंची, उन्होंने इधर उधर तमाम दोस्तों से टटोरा, पूछा, तो उन्हें यह भी पता चला कि एक ज्योति भी गायब है। अब एक ही कॉलेज की, अच्छा ये दोनों एक दूसरे की दोस्त भी। अब ये अजीब चीज थी कि एक ही कॉलेज की 2 लड़कियां गायब है। शाम तक एक लड़की की लाश मिल गई ज्योति की, अब सिमरन गायब है। सिमरन के घर वालों को अब तमाम बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि जो ज्योति के साथ हुआ कहीं सिमरन के साथ तो नहीं हो जाएगा। जितने दोस्त तमाम वो लोग भी परेशान। अब इधर मतलब एक अजीब केस की, शहर की 2 लड़कियां गायब, एक की लाश मिली है और दूसरी का कोई पता नहीं है। पुलिस के लिए भी मामला बड़ा सरदर्द कि ये क्या कनेक्शन है इन दोनों लाशों के, ये दोनों की गुमशुदगी और एक की लाश की बरामदगी में। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश करती रहती है। 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर को अंतिम संस्कार हो जाता है। पुलिस ने कुछ तस्वीरें जो ज्योति की लाश की थी वो उसको तमाम एक आगे चलकर अदालत में कानूनी लड़ाई में काम आए, उसके लिए खींच कर रखी थी। इधर सिमरन के घर वाले परेशान अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। 48 घंटा हो चुका है, सिमरन का कोई सुराग नहीं। उधर कुछ दूरी पर ज्योति के घर वाले अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन एक जवान बेटी की इस तरह की मौत, और क्यों, किसने किया, कत्ल की वजह क्या, उसको लेकर उनका एक अजीब घर में मातम पसरा है। तो एक साथ 2 परिवार एक ही शहर में बुरी तरह से टूटा हुआ है और दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तभी 7 सितंबर, ये 2017 की बात है, 5 सितंबर को लाश मिली थी। 7 सितंबर, 2 दिन बाद
जो कुछ तस्वीरें पुलिस ने खींची थी लाश की, वो तस्वीरें पुलिस थाने में भी थी। इधर सिमरन के पिता लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर चुके थे, और उनकी बेटी की कोई खबर मिली कि नहीं मिली, इस उम्मीद में वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। अब वो चक्कर काट रहे थे तभी वो थाने में आए 7 सितंबर को, और इत्तेफाक से अब इसी केस पर बात हो रही है। एक पुलिस वाले ने उन्हें ज्योति की लाश की तस्वीर दिखाई। अब जब ज्योति की लाश की तस्वीर देखी, चेहरा लगभग जल चुका था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बचा हुआ था जिसको आप देख सकते थे। ज्योति की लाश की तस्वीर को देखकर सिमरन के पिता अचानक चौंक उठे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? पुलिस वाले ने पूछा, क्यों आप चौंके क्यों? उन्होंने कहा, यह लाश ज्योति की नहीं हो सकती, ये पता नहीं ऊपर वाला ऐसा ना करे कि ऐसा हो, बट मुझे लग रहा है ये सिमरन है। अब इधर पुलिस वालों को मतलब सर चकरा गया कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ, जो आपने पूरी तस्वीर दिखाई है उसमें बेशक ये कपड़े कभी मैंने सिमरन को पहने हुए नहीं देखे जो इस लाश ने पहन रखे हैं, लेकिन इसका चेहरा, इसके कान, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि ये सिमरन है, पर भगवान ना करे कि ऐसा हो। वो पुलिस वाले से ये भी कह रहे हैं। अब पुलिस को लगा कि ये क्या मामला है। एक ज्योति की लाश मिली थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के अगले दिन अब सिमरन के पिता, जिनकी बेटी गायब है, वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे डाउट है कि ये ज्योति नहीं सिमरन है। सवाल ये कि अगर सिमरन के पिता उस फोटो को देखकर कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है, तो ज्योति के घर वालों ने उस तस्वीर को देखकर कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ज्योति है? वो भी डाउट कर सकते थे कि ये किसी और की लाश है। यहीं से पुलिस को मामले में कुछ गड़बड़ लगा। पुलिस ने कहा कि अब इन दोनों केस को एक साथ जोड़कर इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इसी दौरान पता चला कि उसी पानीपत से एक लड़का गायब है, उसका नाम कृष्ण है। अब चूंकि जब ज्योति की लाश मिली, पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि तमाम कौन कौन दोस्त हैं, तो बहुत सारी ज्योति की दोस्त से भी बात हुई, तो उस दौरान में भी एक दोस्त का नाम आया था कृष्ण का। अब पुलिस ने कहा कि चलो कृष्ण से कुछ जानकारी मिले, लेकिन कृष्ण गायब। उनके घर वालों ने बताया कि वो भी 5 तारीख से गायब है। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या चीज है, 5 को ज्योति की लाश मिलती है, 5 को सिमरन गायब हो गई, 5 से कृष्ण भी नहीं मिल रहा है। अब ये लगा कि यहाँ 2 लड़कियां, एक की लाश मिली है, गायब है, एक लड़का गायब है। पुलिस को डाउट हुआ कि एक और लड़का गायब हो सकता है, यानी कुल 4, 2 लड़की 2 लड़के। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि और कोई लड़का गायब नहीं है। लेकिन तफ्तीश करते करते आखिरकार अब चूंकि सारे दोस्तों के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, पुलिस को एक शख्स मिलता है, मंजीत। अब चूंकि ज्योति की मौत और सिमरन की गुमशुदगी शहर में चर्चा का विषय था, लोग बात कर रहे थे, और दोनों स्टूडेंट। तो पता चला कि जिस कॉलेज में कृष्ण पढ़ता है, कृष्ण वहां के एसटी कॉलेज में पढ़ रहा था, और ये भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था जो गायब था। और मंजीत नाम का एक लड़का भी इसी एसटी कॉलेज में पढ़ रहा था, और वो भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था, यानी कि वो कृष्ण को जानता था। तो अब चूंकि दोस्त और कृष्ण गायब, मंजीत तमाम दोस्तों के साथ पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने कहा कि मुझे कृष्ण ने 5 सितंबर को जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में बुलाया था, एक प्ले का रिहर्सल करना था। अच्छा, ये लोग कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ प्ले और इन सारी चीजों में हिस्सा लिया करते थे। तो पुलिस ने पूछा कि तुम गए क्यों नहीं? अब फिर इधर पुलिस को याद आया कि उसी गौशाला मंदिर के कंपाउंड से ही ज्योति की लाश मिली थी, और मंजीत को भी उसी गौशाला मंदिर में बुलाया था, वो भी कृष्ण ने, जो खुद गायब है। तो उसने बताया कि हाँ, हमें एक रिहर्सल करनी थी, लेकिन मैं लेट हो गया, कॉलेज में कुछ और काम था, फिर घर पे काम था, तो मैं लेट पहुंचा। मैं थोड़ा लेट जाने के बाद जब मैं गौशाला मंदिर पहुंचा तो देखा वहां ताला लगा हुआ है और कोई था नहीं। मैंने कृष्ण को फोन किया, उसका मोबाइल बंद था, मैं लौट आया। अब पुलिस को यह कहानी बड़ी अजीब लगी। एक तो 2 लड़कियां जिसमें एक की लाश, एक गुम, दोनों एक कॉलेज की। इधर एक ही कॉलेज के 2 लड़के, कृष्णा गुम और मंजीत को उस दिन प्ले में बुलाया गया और वो लेट पहुंचा, और वो अपने घर पे सही सलामत है और जिंदा भी है। इन चारों का आपस में कनेक्शन क्या है? अब पुलिस को लगा कि इस कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि सिमरन के घर वालों ने एक शक पैदा कर दिया था कि ये लाश उनकी बेटी की है, ज्योति नहीं है। और ज्योति के घर वाले कह रहे थे कि नहीं, जो सारे कपड़े पहन रखे थे, जो आई कार्ड था, जो मोबाइल था लाश के पास से, वो सब कुछ ज्योति का था। तो उनके पास शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे।
अब पुलिस ने कहा कि सिमरन मिसिंग है, ज्योति की लाश मिल चुकी है और कृष्ण गायब है। तब कृष्ण और ज्योति की कुंडली को खंगालते हैं। अब पुलिस ने तमाम दोस्तों से दूसरे तरीके से पूछताछ शुरू की। कुछ ज्योति के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, कुछ कृष्ण के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, और इन सब से पूछताछ के बाद पुलिस को एक जानकारी मिली। इस जानकारी को लेकर पुलिस की एक टीम शिमला पहुंचती है। शिमला के एक होटल का उनके पास पता था। पुलिस की टीम सीधे होटल के अंदर दाखिल होती है। उन्हें रूम नंबर भी मालूम था। वो घंटी बजाते हैं, दरवाजा खुलता है। सामने ज्योति खड़ी थी और ज्योति के पीछे कृष्ण खड़ा था। जिस ज्योति का घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया कुछ दिन पहले, वो ज्योति पुलिस के सामने थी और पुलिस हैरान थी। उधर ज्योति और कृष्ण भी पुलिस को देखकर हैरान थे। अब ये दोनों पुलिस के मेहमान थे। उन दोनों को पुलिस की टीम गाड़ी में बिठाती है और अपने साथ पानीपत लाती है। रास्ते में ही दोनों पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। ज्योति आर्य कॉलेज में बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट थी और कृष्ण एसडी कॉलेज में बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। कॉलेज आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, नजरें मिली, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्यार लंबा चला। दोनों अपना घर बसाना चाहते थे। ज्योति ने अपने घर वालों से बात की, लेकिन दोनों की बिरादरी अलग थी। और आपको पता है, जो बहुत सारे आज भी हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां जात पात बिरादरी बहुत ज्यादा इसकी अहमियत होती है। तो ज्योति के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। उधर कृष्ण भी ज्योति से शादी करने पर अड़ा था। कृष्ण के घर वाले फिर भी अपने बेटे की इस जिद के आगे झुक गए। उन्होंने कहा मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ज्योति के घर वालों ने मना कर दिया। अब ज्योति को यह था कि अगर उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की तो शायद उसके घर वाले उन दोनों को चैन से नहीं जीने देंगे। तो फिर क्या करेगा? इसी के बाद एक रोज ज्योति और कृष्ण ने एक प्लान बनाया, एक शादी करने के लिए एक खौफनाक प्लान। इन दोनों ने कहा कि अगर हम दोनों को शादी करनी है और शादी के बाद सुकून की जिंदगी जीनी है तो यह जरूरी है कि हम दोनों को मरना होगा, लेकिन असली में नहीं, अपने घर वालों, अपने मोहल्ले वालों, अपने जानने वालों की नजरों में। और हम दोनों को एक नई पहचान के साथ एक नई जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन दोनों मरे कैसे? बिना मरे हुए। यही इनकी साजिश की अगली कड़ी थी। कड़ी ये थी कि सेम उन दोनों के कदकाठी के जैसा दो शख्स, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों मरे और वो सच में मरे, ताकि उनकी मौत इनकी जिंदगी बन सके। अब इस प्लानिंग पे काम शुरू हुआ। एक लड़की और एक लड़के को ढूंढना था जिन्हें या जिनका कोई कसूर नहीं था, बट इन दोनों की शादी की कीमत पर उन दोनों को मरना था, और वो भी अनजाने में। तो ज्योति को काम दिया गया कि तुम अपने हिसाब से अपने कदकाठी की लड़की ढूंढो, और कृष्ण ने कहा कि लड़का मैं ढूंढूंगा। दोनों ने अपनी तलाश शुरू की। इत्तेफाक से कि सारे कॉलेज में ज्योति पढ़ती थी, उसी कॉलेज में सिमरन पढ़ती थी। सिमरन उसकी दोस्त थी, दोनों एक ही क्लास में थे। और सिमरन की बदनसीबी ये कि उसकी कदकाठी ज्योति के बराबर थी। ज्योति को लगा कि सिमरन एक तो उसकी दोस्त है और लगभग मेरी जैसी है, मेरी हाइट की है, तो अगर सिमरन मरती है तो मैं जिंदा रह सकती हूं। उसने सिमरन का चुनाव किया। उधर कृष्ण ने अपने कॉलेज में ढूंढना शुरू किया और उसकी नजर जाकर पड़ी मंजीत पर। मंजीत उसी के कदकाठी का था और उसका जानने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो उसके प्ले में काम किया करता था। ये लोग एक साथ ड्रामा किया करते थे। अब दोनों का काम हो गया, दोनों ने शिकार चुन लिए। अब आगे का काम था, लेकिन उस आखिरी काम को करने से पहले कुछ और काम करने थे। वो ये कि अब चूंकि इन दोनों को मरना था दुनिया की नजरों से, अपने परिवार वालों की नजरों से, कहीं किसी नए शहर में एक नई जिंदगी बितानी थी, तो उसके लिए नया नाम भी चाहिए था, नया पहचान पत्र, नया आईडी प्रूफ। हर शहर में नकली फेक अपने यहाँ तो आधार भी मिल जाता है। तो इन लोगों ने भी यही किया। एक शख्स को पकड़ा, एक दलाल को, और उसके जरिए नए नाम से इन दोनों ने अपना नया आईडी प्रूफ बनाया। तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स नए नाम से। अब इनके नई पहचान, नया नाम, सब कुछ इनके हाथ में था। हुलिया चेंज करके तस्वीरें उसवीरें भी खिंचाई। अब इन्हें अपना कुछ दिन के लिए हुलिया भी बदलना था। लेकिन उन सब से पहले ये था कि इनके हिस्से की मौत
दो बेकसूर लोगों के हिस्से में आनी थी। तारीख तय हुई 5 सितंबर 2017। जगह चुना गया जीटी रोड पर एक गौशाला है। उस गौशाले का एक शख्स कृष्ण का जानने वाला था। शाम के वक्त वहां सन्नाटा होता है, कोई है नहीं। उसने ये भी पता कर लिया कि गौशाला में जो एक कमरा है उसमें जो उसका जानने वाला रहता है वो अगले 3 दिनों के लिए पानीपत में नहीं है, यानी गौशाला पूरी तरह से खाली है और हाईवे के करीब था। इसी के बाद 5 सितंबर 2017 की तारीख तय की गई 2 कत्ल के लिए। ज्योति सिमरन को लेकर अपने साथ आती है कि चलो तुमको एक प्ले है और कुछ और काम है, तुमको वहां लेकर चलती है। दोस्त थी, उसने कहा चलो। अब ज्योति वहां पहुंचती है गौशाला में, वहां उसे कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीती है, बेहोश हो जाती है। इसके बाद ज्योति का गला घोंट कर कत्ल कर देते हैं। फिर वो अपने साथ एसिड लेकर आए थे। सबसे पहले अब ज्योति के सारे कपड़े वो बदलते हैं, जो सिमरन को मारने के बाद सिमरन के सारे कपड़े उतार कर ज्योति खुद पहन लेती है और अपने सारे कपड़े सिमरन को पहना देती है। फिर एसिड डालकर उसके चेहरे को दोनों मिलकर जला देते हैं ताकि ये पता ना चले कि ये ज्योति है या सिमरन है या कोई और है। ये सब करने के बाद अब ज्योति अपने आधार, अपने कॉलेज का आईडी, मोबाइल सब लाश के इर्द गिर्द फेंक देती है ताकि पुलिस वालों को आसानी से मिल जाए। अब दोनों दूसरे शख्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि दूसरा कत्ल हो। सिमरन की मौत ने ज्योति को एक तरह से एक नई जिंदगी दे दी, लेकिन अब मंजीत की मौत जरूरी थी ताकि उसकी मौत से कृष्णा जिंदा रहे। अब इसको फोन किया, उसको भी बुला रखा था कि एक प्ले का रिहर्सल है, यहां आ जाओ। मंजीत की खुशनसीबी थी कि वो किसी काम में फंस गया। जो वक्त दिया गया वो नहीं आया। इस दौरान भी ये लगातार उसे फोन करते रहे। फिर मंजीत ने बताया कि मुझे बहुत देर हो जाएगी। अब इधर डर रहे हैं कि गौशाला के अंदर एक लाश है और अगर कोई आ गया इस दौरान में तो फिर दोनों पकड़े जाएंगे। तब इन दोनों ने तय किया कि मंजीत को छोड़ो, फिर कभी अब आधा अधूरा काम में ही भागना पड़ेगा, क्योंकि एक कत्ल तो वो कर चुके थे। अब दूसरे कत्ल के लिए मंजीत का इंतजार, और मंजीत पता नहीं लेट हो गया तो अकेले आए, किसी और को लेकर आए तो फिर क्या करेंगे। तो दोनों ने अचानक तय किया कि अब इस जगह को खाली करना है और यहां से निकल लो। सिमरन का कत्ल करने के बाद सिमरन के कपड़े पहनकर ज्योति वहां से और अपने साथ वो सारे नए आईडी प्रूफ लेकर आ चुकी थी। वो कपड़े एक बैग में डालती है सिमरन के। दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। स्टेशन के करीब वो सिमरन के कपड़े को फेंक देती है। फिर दोनों ट्रेन से वहां आगे पहुंचते हैं, फिर वहां से बस लेते हैं और फिर दोनों शिमला पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने पहले से एक रूम बुक कर रखा था। कुछ दिन के लिए उन्हें शिमला में छुप कर रहना था और इसके बाद फिर आगे का सफर करना था किसी नए शहर में जाकर। दोनों किसी नए नाम से जो उन्होंने अपने अपने बना रखे थे, नई जिंदगी शुरू करनी थी। लेकिन सिमरन के पिता को उस जले हुए चेहरे में भी अपनी बेटी की झलक दिखाई दे गई थी। और 7 सितंबर को यानी कत्ल के 2 दिन बाद जब उन्होंने कहा कि उन्हें शक, तब पुलिस का भी फिर माथा ठनका और पुलिस ने कहा कि नहीं, तफ्तीश करेंगे। अगर सिमरन के पिता को शक न होता तो शायद सिमरन कहां होती आज भी इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन जब ये कहानी सामने आई, इसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद दोनों को जेल भेजा गया। लेकिन ऊपर वाले ने भी एक अजीब बात सोच रखी थी। जो कृष्ण था, जिससे शादी करने के लिए ज्योति ने एक बेगुनाह लड़की अपनी ही दोस्त का कत्ल किया, पता चला कि उस कृष्ण को टीबी है। जेल जाने के कुछ महीने के बाद ही कृष्ण की जेल में ही मौत हो गई। अब अकेली गुनहगार बची ज्योति। 2017 में यह मामला अदालत में गया। केस चलता रहा। करीब 6 साल के बाद 2 दिन पहले 29 मार्च यानी कि परसों जो बीत गया, पानीपत की जो सेशन कोर्ट है, जिला अदालत है, निचली कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि ज्योति अब ताउम्र यानी कि जब तक जिंदा है जेल के अंदर रहेगी, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसका भागीदार, उसको शायद ऊपर वाले ने पहले ही सजा दे दी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो अपने ही दोस्त के कत्ल, अपना एक घर बसाने उस चक्कर में ज्योति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिमरन बेवजह मारी गई। मंजीत को किस्मत ने बचा लिया। और ज्योति के साथ ये हुआ कि सारी चीजें उसने जिस चीज के लिए की थी, अपने उस प्यार को पाने के लिए, न वो उसका प्यार जिंदा रहा और न वो आप खुद बाहर आजाद जिंदगी गुजार सकती है। इसीलिए कहते हैं कई बार जुर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाला भी कर देता है, वो भी अपने हिसाब से। तो ये थी आज की कहानी।